नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वर्ब एडवांस का पार्ट 2। आज वर्ब एडवांस में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने इस सेशन में हम जानेंगे कि भाई हम एडजेक्टिव का सॉरी इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे करते हैं और जेरंड का यूज कहाँ पे करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा शायद कंफ्यूज करने वाला एक पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसे आज हम दूर करेंगे। तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में आज रहना आप लोग, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे हैं भाई आप सब लोग? सब बढ़िया, उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, अपने सपनों के लिए जी जान लगा रहे होंगे। एक थंब अप ये कंफर्म करने के लिए कि भाई ऑडियो विजुअल सब ठीक है, मैं अपना सेशन शुरू करूं। और हम पढ़ रहे थे जेरंड। जेरंड क्या होता है? जब वर्ब में आईएनजी नाउन का फंक्शन करे। जब वर्ब में आईएनजी नाउन बन जाती है, नाउन का फंक्शन करती है, तो उसे हम जेरंड बोलते हैं। यही बात है भाई, है ना? चलो, वी आई एन जी एज अ नाउन क्या हो जाता है? जेरंड हो जाता है। यूज इसका कहाँ पे होता है? जब मेरे को कोई वार्निंग देनी हो। जब भी मैं कोई वार्निंग दूंगा, मैं कोई प्रोहिबिशन मतलब पाबंदियां लगाऊंगा। हैबिचुअल एक्शन या एक्टिविटीज है, कोई ऐसी एक्शन या एक्टिविटी है जो मेरी हैबिट को दिखा रहा है। तो तीन बातें याद रखनी है: वार्निंग, प्रोहिबिशन और हैबिट। जब भी मैं तीन बातें बताऊंगा, मैं जेरेंट का इस्तेमाल करूंगा। इन्फिनेटिव का यूज कहाँ करते हैं? जब मैं कोई पर्पज या इंटेंशन बता रहा हूं, तब मैं यूज करूंगा इन्फिनेटिव। यहीं पे लिख लो, ये तो जेरेंड है। अगर मैं यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज बता दूं, इन्फिनेटिव का यूज होता है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन। और इसका यूज होता है जब मुझे बतानी है अपना कोई इंटेंशन। मेरी इंटेंशन क्या है, या मुझे बताना है अपना कोई पर्पज। इंटेंशन पर्पज बताने के लिए टू प्लस वी वन, हैबिट बताने के लिए, रेस्ट्रिक्टेड एक्शंस बताने के लिए, वार्निंग बताने के लिए वी आई एन जी का इस्तेमाल करते हैं। नो स्मोक इन द हॉस्पिटल। अब भाई साहब ये रेस्ट्रिक्शन है ना, है या नहीं है? अब नो बोला है, देखो, नो बॉय, नो गर्ल, नो बोला है, मुझे चाहिए नाउन, और ये तो वी वन है, वी वन नाउन होती नहीं है। तो क्या करूं मैं? टू प्लस वी वन लगाऊं, ये नाउन बन सकती है, या वी आई एन जी लगाऊं? बताओ भाई, नो के बाद क्या आता है? नो को नाउन चाहिए। ठीक है, नो को क्या चाहिए? नो को नाउन चाहिए। ये वी वन है, वी वन नाउन नहीं है। नाउन बन सकती है या तो टू प्लस वी वन या वी आई एन जी। बताओ, टू प्लस वी वन लगाऊं, वी आई एन जी लगाओ? आप बोलोगे सर जी ये तो प्रोहिबिशन है, निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है किसी काम के लिए, भाई पाबंदी लगाई जा रही है। तो पाबंदी के लिए वी आई एन जी, नो स्मोकिंग आएगा। बताओ मेरे लाल, सही है? अंडरस्टूड? बात समझ में आई? नीचे क्वेश्चन देख लो, टू टच लाइव वायर इज डेंजरस। लाइव वायर को टच करने में बड़ा खतरा है। वार्निंग है? वार्निंग है या नहीं है? आप बोलोगे जी वार्निंग है, तो टू टच नहीं आएगा, टचिंग आएगा। बात समझ में आई? अगर मेरी कोई हैबिट है, मैं कोई वार्निंग बताने लगूं, अगर मैं कोई अपनी हैबिट को बताने लगूं, रिस्ट्रिक्शन की बात करूं, तो जेरेंट आएगा। ठीक है, चलो। टू रीड इज माई फेवरेट हॉबी। अब देखो, खुद बोल दिया, मैं अपनी कोई आदत बता रहा हूँ। आदत बताने के लिए मैं जेरेंट का इस्तेमाल करता हूँ, रीडिंग आएगा। बात समझ में आई? फिर इन्फिनेटिव कहाँ आता है? जब मैं कोई इंटेंशन या पर्पज बताता हूँ। जब मैं कोई इंटेंशन या पर्पज बताता हूँ, मैं यहाँ पे आगे एक एग्जांपल लिखूंगा, आपको बताना है।
बताओ। पुलिस स्टॉप्ड, आप जब तक ये 3 क्वेश्चन देखिए, मैं बनाता हूँ इसे, मैं जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। पुलिस स्टॉप्ड व्हीकल, चलो अभी मैं बताऊंगा बताऊंगा, समझ आ जाएगा आपको। आई इंजॉय स्विमिंग या टू स्विम इन द इवनिंग। मेरी आदत बताई जा रही है, आदत बताने के लिए स्विमिंग आएगा। जो मैं लिखना चाह रहा था ना, फिर मतलब वो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत बन रहा है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। नो बोला है, मुझे चाहिए नाउन। पार्क का मतलब, तो देखो पार्क का मतलब वेक अप अर्ली इज अ गुड हैबिट, तो वेक अप क्या बताया जा रहा है, हैबिट बताया जा रहा है, तो वेकिंग अप आएगा। वेकिंग अप अर्ली। ठीक है। पुलिस बैरिकेडेड चेकिंग व्हीकल्स, बताओ। इस सेंटेंस में बताना कहां पे गलती है। ड्राइव फास्ट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। अब भाई आदत है ना ड्राइव फास्ट, कॉशन वार्निंग दी जा रही, तो ड्राइविंग आएगा ना, ड्राइविंग आएगा। नो स्पिट नहीं, नो स्पिटिंग आएगा। रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, लगाई जा रही है, आदत बताई जा रही है, मुझे इस चीज से नफरत है। आई हेट टू ड्रिंक नहीं आएगा, आई हेट ड्रिंकिंग आएगा। आई हेट ड्रिंकिंग। नीचे वाले सेंटेंस में आप बोलोगे पुलिस बैरिकेडेड, पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, किस लिए, उसका एक पर्पज था, इंटेंशन था व्हीकल को चेक करना, इंटेंशन है ना। भाई पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है, तो पुलिस ने एक इंटेंशन के तहत, एक पर्पज के तहत बैरिकेडिंग की है। तो जब भी इंटेंशन पर्पज आएगा, मैं जेरने इन्फिनेटिव लगाऊंगा, टू चेक आएगा, टू चेक व्हीकल्स। समझे क्यों आया। मैंने आपको एक इंटेंशन पर्पज का बताया, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, आई वेंट दिल्ली मीटिंग सब। टू प्रेपो भी होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। और मैं एक एग्जांपल आपको दूं, डोंट के बाद तो वीवन आता है ना, डोंट तो नहीं है ना वहां पर, डोंट स्पाइट एवरीवेयर, तो भाई वो डोंट नहीं है ना, डोंट तो नहीं है। और एग्जांपल मैं आपको दूं, पहले मैं ये वाला बता देता हूँ आपको, आई वेंट दिल्ली, मैं दिल्ली गया मीटिंग सब्बो, सब्बो से मिलने। भाई मैं दिल्ली क्यों गया, मेरी इंटेंशन बताई जा रही है, आई वेंट दिल्ली, मैं दिल्ली गया किस पर्पज से, सब्बो से मिलने, पर्पज से गया हूं, तो टू मीट आएगा, टू मीट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, पर्पज है। मैं एक पर्पज के तहत गया हूँ, किसके तहत गया हूँ, पर्पज के तहत गया हूँ।
ठीक है, एक पर्पज। तो पेन नहीं चल रहा यार, पता नहीं क्या हो जा रहा है इसमें। ठीक है, चलो, ये कुछ वर्ब्स हैं, ये कुछ वर्ब्स हैं, क्योंकि वह रूल क्या है ना, अगर नहीं बताते, देखो मैंने आपको समझा दिया है, उसके बावजूद कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपने रूल नहीं लिखवाया। तो जिनको समझने में बिलीव नहीं है, रूल में बिलीव है, ये रूल उनके लिए है। ये मेरी वर्ब्स होती हैं, इनके बाद ना आपको क्या लगाना है, जेरन का यूज इस्तेमाल करना है। आप नहीं रट सकते इन वर्ब्स को, नहीं रट सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो इन्फिनेटिव जेरेंट दोनों का इस्तेमाल करती हैं अपनी बात, तो वो अलग से रूल बनेगा। इसलिए मैंने बोला अगर हैबिट है, आपका रेस्ट्रिक्शन है, वार्निंग है, जेरेंट लगाओ, इंटेंशन पर्पस है, इन्फिनेटिव लगाओ। सिंपल बात याद रखो, ये वर्ब्स हैं, ये अपने बाद क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव लेते हैं। दे अवॉइड टॉक अबाउट द इश्यूज, दे अवॉइडेड, उन्होंने अवॉइड किया था, टॉक नहीं आएगा, टॉकिंग आएगा, टॉकिंग अबाउट द इशू। He denied to cheat in the exam. He denied cheating in the exam. ये वर्ब है, अपने बाद आईएनजी लेती है, ऐसे देख लेना। आई रियली एंजॉय टू लिसन, एंजॉय लिसनिंग आएगा, आई एंजॉय लिसनिंग। ठीक है, आर यू कंसिडरिंग बाई, आर यू कंसिडरिंग बाई नहीं आएगा, आर यू कंसिडरिंग, इज एम आर के बाद तो मेन वर्ब में आईएनजी आती है, लेकिन कंसिडरिंग अपने बाद क्या लेती है, बी यू वाई आई एन जी लेती है। इसके लिए मैंने एक अलग रूल, मतलब एक अलग ट्रिक बनाई हुई है, जी आती है, लेकिन मैंने ये भी बताई टू के बाद वी वन आता है, मैंने ये भी तो बताया टू के बाद वी वन आता है। 95% केसेस में टू के बाद वी वन आता है, 95% केसेस में। ठीक है, यहां मैंने एक और ट्रिक बनाई हुई है, जब भी दो वर्ब एक साथ आएंगे तो बाद वाली वर्ब आईएनजी के रूप में आएगी, क्योंकि कंसिडरिंग व्हाट, कंसिडरिंग बाइंग, क्योंकि इस नाउन आए तो नाउन बन के आएगी। ठीक है, चलो, नहीं, टू बाई नहीं आएगा, बाइंग आएगा। ठीक है, द सस्पेक्ट डिनाइड, डिनाइड वर्ब है, उसके बाद दूसरी वर्ब आई, दूसरी वर्ब आईएनजी में लगाओ। ये मैंने खुद की ऐसे अपनी ट्रिक बनाई थी। ठीक है, ही फाइनली एडमिटेड वर्ब है, वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आई, दूसरी वर्ब आईएनजी में आएगी। जब दो वर्ब एक साथ आए तो दूसरी वर्ब आईएनजी में आएगी। ये कुछ मैंने अपनी ट्रिक बनाई थी। ठीक है, एक वर्ब दूसरी वर्ब, एक वर्ब दूसरी वर्ब, एक वर्ब दूसरी वर्ब, तो पहली वर्ब किसी भी रूप में उससे फर्क नहीं, अगर एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आएगी तो आईएनजी में आएगी। भाई बताए तो टू बाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये रट लो, फिर तुम रटने में बिलीव करते हो, ये रट लो कि इन वर्ब्स के बाद हम जेरेंड लगाते हैं, इन्फिनेटिव नहीं लगाते हैं। यहां गया ये कंसीडर, कंसीडर ये रहा, अवॉइड, एंजॉय, एडमिट, डिनाई, माइंड, इन सब के बाद हम क्या लगाते हैं, हम जेरेंड लगाते हैं। ठीक है, द टीचर सजेस्टेड, प्रैक्टिस नहीं आएगा, प्रैक्टिसिंग आएगा, वी आई एन जी आएगी। ठीक है, हैव यू फिनिश्ड, फिनिश्ड के बाद दूसरी वर्ब, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब, एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब, राइटिंग आएगा, वी आई एन जी लगाओ, राइटिंग, राइटिंग लगाओ। वुड यू माइंड टू क्लोज नहीं आएगा, क्लोजिंग आएगा। वुड को चाहिए वी वन, माइंड वी वन है, और माइंड के बाद जेरेंड आता है, माइंड के बाद जेरेंड आता है। इनकी हिंदी भाई लिखी हुई तो है, ये देखो सबकी हिंदी लिखी हुई है, ये लिखी हुई। आप बोलो सेंटेंस की हिंदी, तो सेंटेंस की हिंदी मैं बता देता हूं, चलो। दे अवॉइड टॉकिंग अबाउट द इशू, उन्होंने अवॉइड किया इशू पे बात करना। ही डिनाइड चीटिंग इन द एग्जाम, उसने एग्जाम में चीट करने से मना कर दिया। आई रियली एंजॉय, मैं सच में एंजॉय करता हूं
लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग, पुराने गानों को सुनना। मैं सच में पुराने गानों को सुनना क्या करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। और ले लो हिंदी। टीचर सजेस्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रामर एवरीडे, टीचर ने सलाह दी थी कि ग्रामर की रोज प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो। ठीक है। हैव यू फिनिश राइटिंग योर असाइनमेंट येट, क्या तुमने अपने असाइनमेंट को लिखना बंद कर दिया है? वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या तुम दरवाजा बंद करना चाहोगे, या क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे? क्या तुम्हें एतराज नहीं है तो दरवाजा बंद कर दोगे? वुड यू माइंड का मतलब अगर तुम्हें एतराज ना हो तो, वुड यू माइंड अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्लोजिंग द विंडो, विंडो क्लोज करें। कि विंडो क्लोज करने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है, ये इसका मीनिंग है। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो मतलब विंडो क्लोज करने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है, वुड यू माइंड तुम्हें एतराज तो नहीं है, ये इसका हिंदी मीनिंग। इस तरीके से हो जाएंगे मेरे भाई। और वर्ब देख लो, दे डिसाइडेड टू पोस्टपोन नहीं आएगा, पोस्टपोंडिंग आएगा। पोस्टपोनिंग आएगा। ठीक है। यू शुड, यू शुडंट रिस्क ड्राइव नहीं आएगा, ड्राइविंग आएगा। ये देख लेना तुम। उससे अलग जो मुझे बताना है, मुझे बताना है कुछ और इम्पोर्टेंट। और इम्पोर्टेंट ये है, जब भी यूज टू होता है, मैंने क्या बताया, यूज टू के बाद क्या आता है? मैंने आपको मॉडल बताए थे। कैसे बताए थे? विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू। यूज्ड टू, ऑट टू, बिल्कुल लगाएंगे, ऐसे ही लगा देंगे प्रिया सिंह, क्या दिक्कत है गुड़िया? यूज्ड टू और ऑट टू क्या है? मॉडल है। तो यूज टू के बाद तो वी वन आता है, लेकिन अगर वर्ब प्लस यूज टू है, बी, बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ब, जहां आपको बी लिखा दिख जाए, बी मतलब इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर प्लस यूज टू है तो फिर आई एन जी आएगा। वहां यूज टू क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला, आई यूज्ड टू स्लीप लेट, बिल्कुल ठीक है। यूज्ड टू के बाद वी वन आया, और वही मैंने बोल दिया, अगर आई वॉज यूज्ड टू स्लीप लेट, ये लेट, अब ये गलत है। अब वॉज वर्ग के बाद यूज टू है तो मेरे भाई ये आईएनजी में आएगा, स्लीपिंग आएगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ये वाला यूज टू मॉडल है, जो मैंने आपको बताया, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये वो वाला यूज टू है जो मॉडल है, मॉडल के बाद वी वन आता है। यहां वाला यूज टू एडजेक्टिव है, ये वाला एडजेक्टिव है। इज एम आर वॉज वर्ग के बाद एडजेक्टिव तो ठीक है, अगर वर्ब आएगी तो किस में आएगी? आईएनजी में आएगी। इज एम आर वॉज वर्ग के बाद फिर वर्ब आईएनजी में आएगी, ये एडजेक्टिव बन गया यहाँ पर, है ना? ऐसा इसलिए होता है। तो माई फादर इज यूज्ड टू के बाद क्या आएगा? ड्रिंकिंग आएगा, क्योंकि इज एम आर को क्या चाहिए? मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए, ड्रिंकिंग आएगा। माई फादर इज यूज टू ड्रिंकिंग, मेरे पापा ड्रिंक करने के आदी हैं, ये इसका हिंदी मीनिंग है। दोनों में अंतर क्या है? आई यूज टू स्लीप लेट, मैं लेट सोया करता था, मैं देरी से सोया करता था। आई वॉज यूज टू स्लीप लेट, मुझे देरी से सोने की आदत थी, ये इनका हिंदी मीनिंग हो गया। मैं देरी से सोया करता था, मुझे देर से सोने की आदत थी, या देर, मीनिंग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन है क्या? ये मॉडल है, मॉडल के बाद वी वन आती है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडजेक्टिव बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आती है। तो कोई ऐसा नहीं है, रूल बहुत बदल गया है। आई एम यूज टू, एम के बाद यूज टू तो एडजेक्टिव है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, तो वेकिंग आएगा। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, बिल्कुल है, वहां भी हैबिट है, वहां भी हैबिट है। लेकिन बात समझो, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब किस में आती है? आईएनजी में आती है। ये तो यूज टू तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया ना,
एडजेक्टिव हो गया। सी इज यूज टू वर्किंग अंडर प्रेशर, उसको अंडर प्रेशर काम करने की आदत है। ऐसा नहीं उसके लिए नया टास्क नहीं है। आप किसी चीज के यूज टू हो मतलब आप उस चीज को जानते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज में। दी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, इज एम आर के बाद यूज टू तो एडजेक्टिव है, ये तो एडजेक्टिव है। इज एम आर वॉज वर्ब को वर्ब चाहिए आईएनजी में, वर्किंग अंडर प्रेशर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही है। ओके, अब अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल और है। ही इज यूज टू ड्राइव नहीं आएगा, ड्राइविंग आएगा। अब इनकी हिंदी सबकी कुछ की तुम भी बनाया करो। ही इज नॉट, वह नहीं है यूज टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, उसे रोड के लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाने की आदत नहीं है। वी आर यूज टू स्टडिंग फॉर 10 आवर्स एवरी डे, वी आर यूज टू, हमें आदत है स्टडिंग पढ़ाई करने की, फॉर 10 आवर्स एवरी डे, प्रत्येक दिन 10 घंटे, प्रत्येक दिन 10 घंटे। ठीक है, चलो। अब वो मैं उस बात पर आ जाता हूं जहां मैंने आपको बताया था भाई, देखो वो फिक्स रूल है भागीरथ भाई, फिक्स रूल है भाई, ऐसे है, इन वर्ब्स के बाद ये आता है, इन वर्ब्स के बाद ये आता है, मैंने तो ट्रिक बनाई हुई है। एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब आएगी, आईएनजी में आएगी। ठीक है, उतनी चीजें याद रखना। मुझे तो बड़ा बोरिंग लगता था जब कोई वर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू आता है, तो ये वाला जो टू है ना वो प्रेपो है, ये प्रेपो होता है। तो यहाँ टू के बाद V1 नहीं आती, आईएनजी आती है, ये बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। ऐसी ये मात्र आज तक जो एसएससी में पूछी गई है, मात्र ये वर्ब्स हैं। आज तक एसएससी में पूछी गई जितनी भी वर्ब्स है वो मात्र ये है। वर्ब प्लस यूज टू बता दिया, आदि होना, अभ्यस्त होना। अकस्टम्ड टू के मतलब आदि होना ही है। एडवर्स टू के विपरीत होना है। विदा व्यू टू के विचार में। एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, ऑब्जेक्ट टू, ओवन टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रॉन टू, ये सब होता है। ठीक है, हाँ मैं बताता हूं, टू प्लस वी1 ऐसे आ सकता है, देखो। टू अगर है प्रेपो, अगर टू है प्रेपोजिशन, टू के बाद क्या आता है, प्रेपो के बाद क्या आता है। टू अगर है प्रेपो तो प्रेपो के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है। तो जहां टू के बाद आईएनजी आ रही है वहां वाला टू प्रेपोजिशन है, और ये जहां पे टू के बाद V1 आ रही है ये टू प्लस V1 इंफिनिटिव है। ये टू प्लस V1 इंफिनिटिव है, दोनों मिलके नाउन है। यहां टू प्लस V1 नाउन है, किसी वट का आंसर है, किसी वट का आंसर है। अब मैंने बोला आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये वाला टू क्या है, ये टू प्रेपो है। आई एम गोइंग टू प्रेपो है। और आपको पता है प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दिल्ली यहां पर नाउन इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। मैंने यहीं पर लिखा आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। अब यहां वाला जो टू है, यहां वाला टू प्रेपो नहीं है। नीचे वाले का मतलब है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, ये यहां गोइंग वाले का मतलब है जाना। ये गोइंग मतलब एक वर्ब है जिसका मतलब है जाना, जो आप चलते हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ओके, डेलिंग हो जाएगा, हाँ डेलिंग कर दो। डेलिंग नाउन है, प्रेपो को नाउन चाहिए।
यहां आई एम गोइंग टू का मतलब है मैं फ्यूचर में एक्शन करने वाला हूं, फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है, फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है। और फ्यूचर एक्शन है आई एम गोइंग टू, मैं करने वाला हूं व्हाट, व्हाट क्या, आप बोलोगे जी टीच पढ़ाना। आई एम गोइंग मैं कुछ करने वाला हूं, यहां आई एम गोइंग का मतलब जाना नहीं है। जैसे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू ज्वाइन जिम, मैं जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू ज्वाइन जो आपका डांस क्लास, मैं डांस क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है यहाँ पर आप फ्यूचर में कोई एक्शन करने वाले हो। यू आर गोइंग व्हाट, आंसर मिला व्हाट क्या, आप बोलोगे जी टू टीच, तो यहाँ पर टू प्लस वी वन आया, ये इन्फिनेटिव है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। तो यहां वाला टू प्रेपो नहीं है, क्योंकि आंसर मिला आई एम गोइंग व्हाट, आई एम गोइंग व्हाट, मतलब तुम, यहां गोइंग का मतलब है कुछ करने वाले हो, तुम करने वाले हो क्या, क्या करने वाले हो, आप बोलोगे टू टीच पढ़ाना, है ना। यहां बोले यू आर गोइंग व्हाट, तुम जा रहे हो व्हाट, यहां व्हाट का आंसर नहीं है, यहाँ व्हाट का आंसर नहीं है। यू आर गोइंग व्हाट, यहाँ आंसर है वेयर का, यू आर गोइंग वेयर, तुम कहां जा रहे हो, वेयर का आंसर है, समझ रहे हो। तो ये वाला टू प्रेपो है, ये वाला टू प्रेपो नहीं है, ठीक है। तो प्रेपो के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है। मैं आपको बताऊं, आपको इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है 95% केसेस में, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में टू प्लस वी वन आती है, ये आपको याद रखना है, टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन। जो 5% केसेस है जिनमें टू प्लस वर्ब में आईएनजी आती है, वो 5% केसेस आप ऐसे मान लो वो ये हैं, बस ये हैं, ये इतना तो याद रख सकते हो, बस ये, इनके बाद टू के बाद आईएनजी आएगी, बाकी सबके बाद वी वन आएगा, इतना याद रखना है। और देखो मुझे याद है, मैं तुम्हारे सामने आंखें बंद कर रहा हूं, ये होता है वर्ब प्लस यूज टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम्ड टू, प्रॉन टू, टेकन टू, और आपका ऑब्जेक्ट टू, और आपका हो जाएगा इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, ये एक दो और है, मतलब ऑप्शन सामने दिख जाएगा, मुझे याद आ जाएगा। ये पूरी मैंने अपनी बुक में दे रखी हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। आपको इतना याद रखना है टू के बाद वी वन आती है, लेकिन अगर इस वर्ब के बाद टू आएगा तो फिर आईएनजी आएगी। बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस हो गया। आपको याद रखना है टू के बाद वी वन ही आती है, सर ने बताया टू के बाद वी वन आती है, लेकिन सर ने यह भी बताया, आप मत समझो यहां पर ये प्रेपो है वहां पर वो प्रेपो नहीं है, मत समझो, ठीक है। आप इतना समझ लो, अगर टू के बाद तो वी वन आती है, लेकिन अगर अकस्टम्ड आ गया, कस्टम्ड टू के बाद आईएनजी आएगी, एवर्स टू के बाद आईएनजी आएगी, विद अ व्यू टू के बाद आईएनजी आएगी, एडिक्टेड टू के बाद आईएनजी आएगी, डिवोटेड टू के बाद आईएनजी आएगी, इन एडिशन टू के बाद आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट टू के बाद आईएनजी आएगी, ओन टू के बाद आईएनजी, गिवन टू के बाद आईएनजी, टेकन टू के बाद आईएनजी, प्रॉन टू के बाद आईएनजी, इनके बाद आईएनजी आएगी। बताओ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज अडिक्टेड टू, मैंने क्या बोला, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या चीटिंग कर ली भाई मैंने, बाद में एक दो भूला तो बताया आपको भाई, चलो एक दो ये है। ही इज अडिक्टेड टू, टू के बाद आता तो वी वन है, लेकिन अडिक्टेड टू के बाद आईएनजी आती है, स्मोकिंग आ जाएगा। क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको स्किप मत कर देना, बहुत सिंपल रूल है। हालांकि मैंने आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा सा फंसा दिया हो वो अलग बात है, लेकिन रूल बहुत सिंपल है, ठीक है। बुक में सब है, मैंने बुक अपने हाथों से लिखी है, मुझे नहीं पता ये रूल है बुक में या नहीं है, वर्ब एडवांस में है ये। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू के बाद तो वी वन आता है, लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, मीटिंग आएगा।
हिंदी भी बताता चलो साथ में। ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग, वह स्मोक करने का आदी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने का सोच रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब मैं ये देख रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, अपनी इंटेंशन रखता हूँ, मीटिंग यू तुमसे मिलना। ठीक है। वॉज यूज्ड टू, आपको पता है यूज टू के बाद वी वन आता है, लेकिन वॉज वर्ब प्लस यूज टू के बाद आई एन जी आएगी, ड्राइविंग आएगा। एन नहीं चल रहा यार आज। ठीक है, अंडरस्टूड है मेरे भाई। ओके, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। सी वॉज एफ्रेड, अब आप बताओ मुझे एफ्रेड क्या है, एडजेक्टिव, ऑफ क्या है, प्रेपो। सिर्फ टू के साथ ही तो दिक्कत थी। टू के साथ वी वन आता है 95% केसेस में, 5% में आईएनजी आ सकती है। ऑफ के बाद तो हमेशा ही आईएनजी आती है, तो स्विमिंग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई, आएगा ना। चलो, ही गोज टू लाइब्रेरी विद आ व्यू टू, विद आ व्यू टू तो मेरी वो वर्ब है जो अपने बाद आईएनजी लेती है, विद आ व्यू टू रीडिंग, विद आ व्यू टू रीडिंग। रोहित इज गिवन टू, गिवन टू के बाद आईएनजी आती है, ड्रिंकिंग। तुम फिर हिंदी भी मांगोगे, हिंदी ले लो। वह, उसे तैरने से डर लगता था। हाँ, ये फिक्स वर्ब है, इनके बाद आईएनजी आती है। ही गोज टू लाइब्रेरी विद अ व्यू टू रीडिंग बुक्स, वह लाइब्रेरी जाता है इस उद्देश्य के साथ, विद अ व्यू टू मतलब इस विचार के साथ कि वहां वो पढ़ेगा। रोहित इज गिवन टू ड्रिंकिंग, रोहित को पीने की आदत लग गई है, वो उस आदत का लती हो गया है, ये इसका मीनिंग है। अब थोड़ा इन्फिनेटिव देख लो फिर, कि भाई हम इन्फिनेटिव का यूज और कहाँ करते हैं। इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज हम करते हैं कुछ वर्ब्स है हमारी, जैसे एग्री है, डिसाइड है, होप है, प्रॉमिस है, वांट है। ये हमारे इंटेंशन को दिखाता है। क्या कंफ्यूजन है, टू के बाद वी वन आएगी, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं, 10-12 वर्ब है, विद अ व्यू टू, अडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, गिवन टू, प्रॉन टू, टेकन टू, है ना, विद अ व्यू टू, और इन एडिशन टू, और वर्ब प्लस यूज टू, ये कुछ 10-12 वर्ब्स हैं। इनके बाद आईएनजी आती है, वरना टू के बाद वी वन आती है। मतलब देखो कितनी सिंपल बात है, टू के बाद वी वन आएगी, लेकिन कुछ वर्ब्स है, कौन कौन सी, addicted to, devoted to, prone to, taken to, given to, in addition to, with a view to, है ना, accustomed to, इनके बाद आईएनजी आएगी। ठीक है, बस बताओ कितना सिंपल है। ये वर्ब्स हैं, ये अपने बाद क्या लेती हैं, इन्फिनेटिव लेती हैं। दे डिसाइडेड गोइंग होम, क्योंकि इनका पर्पज बताया जा रहा है, तो दे डिसाइडेड गोइंग नहीं आएगा, टू गो होम आएगा, दे डिसाइडेड टू गो होम। जब मैं कोई पर्पस दिखा रहा हूं, जब मैं कोई अपनी ये विश दिखा रहा हूं, सी वोक अप अर्ली, एक्सरसाइजिंग नहीं आएगी, सी वोक अप अर्ली, वह जल्दी उठी, किस पर्पज से, टू एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज। सी वोक अप अर्ली, वह जल्दी उठी, क्यों, टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने के लिए है। बिल्कुल, बस उतना ही याद करना है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग आएगा। एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, जेड आता है। इट इज डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड। आर यूज्ड टू विपिन सर, ये बोलो कम से कम। चलो, समझे। ये कुछ वर्ब्स हैं, अपने बाद इन्फिनेटिव लेती हैं, टू प्लस वी वन लेती है जब इसमें कोई पर्पज बताया जा रहा हो, इंटेंशन बताई जा रही हो, और एडजेक्टिव के बाद टू प्लस वी वन आता है, ऐसे देख लो। अब आ जाता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है मेरे भाई, बेयर होता है बिना, किसी चीज के बिना, बेयर फुट नंगे पैर है, चप्पल जूतों के बिना, बेयर फुट बोलते हैं। ठीक है, बेयर हैंड मतलब बिना हथियार औजार के। तो बेयर इन्फिनेटिव का क्या होगा, इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, आपको पता है, टू प्लस वी वन। अगर मैंने बेयर बोला है तो किसी चीज के बिना है, तो टू के बिना है।
वेयर इन्फिनेटिव अपने बाद डायरेक्ट V1 लेता है, टू नहीं लेता है। तो जब वर्ब की बेस फॉर्म V1 बिना टू के आती है, वहां हम वेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। भाई मैंने बोला बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, जेरेंड और इन्फिनेटिव बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत। इसमें बहुत रिवीजन की जरूरत है। जब आप इस टॉपिक को, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसलिए वीडियो सेक्शन में, RWSSC एग्जाम से वीडियो सेक्शन में 15 मिनट की, मैं 20 मिनट की बेयर इन्फिनेटिव पे एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं समझा रहा हूँ कि भाई कहाँ पे कैसे यूज करना है। 4-5 बार आप इसका रिवीजन करोगे, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक तो जितने मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद डायरेक्ट वी बनाता है, बेस फॉर्म, मॉडल्स के बाद वी बनाता है। बेयर इन्फिनेटिव कहाँ आता है? मॉडल्स के बाद आता है। डू, डज, डिड के बाद आता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब डायरेक्ट V1। अब ये तो अब तक आप पढ़ते आ ही रहे थे, ये तो आप अब तक पढ़ते ही आ रहे थे, इसमें क्या बताना है मेरे भाई? ये तो मैं क्लास 1 से आपको समझा रहा हूँ। डू, डज, डिड के बाद V1, जितने मॉडल्स हैं उनके बाद V1 आता है। ये थोड़ी ना पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ मेरे सेमी मॉडल्स होते हैं। सेमी मॉडल्स मतलब कुछ वे मॉडल्स हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं। कुछ मॉडल्स हैं, कुछ एडजेक्टिव, मतलब उसमें दोनों के गुण है। मॉडल्स और एडजेक्टिव दोनों के गुण है। कौन कौन से हैं? हैड बेटर, वुड रेदर, वुड रेदर देन, वुड सूनर, वुड सूनर देन। हैड बेटर, वुड रेदर, वुड रेदर देन, वुड सूनर, वुड सूनर देन। हैड बेटर का मतलब होता है तुम्हें करना चाहिए था, हैड बेटर। तो इनमें देखो आप, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वुड के बाद V1 आ गई, वुड रेदर देन के बाद भी V1 आ गई, वर्ब तो वही आई है। वुड सूनर के बाद भी V1 आ गई, वुड सूनर देन के बाद भी V1 आ गई, क्योंकि वुड है, सूनर तो एडवर्ब है, तो देन के बाद, सूनर एडजेक्टिव है, देन के बाद V1 आया, तो वुड के बाद V1 आया, यहां तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हमें यहां जरूर याद रखना है, हेड बेटर गो, हेड बेटर, हेड बेटर, हेड बेटर के बाद V1 आता है। वेयर इन्फिनेटिव ये लेते हैं। ये सेमी मॉडल्स हैं। सेमी मॉडल्स मतलब इनमें एडजेक्टिव के भी गुण है, मॉडल्स के भी गुण है, इसलिए अपने बाद ये V1 लेते हैं। एग्जाम्पल है, यू वुड रेदर डाइड देन बैग, आई वुड रेदर डाइड देन बैग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये कैसे आया था? आई वुड रेदर टू डाई, ये आया था इस तरीके से, टू डाई। आई वुड रेदर टू डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से बेटर मरना पसंद करूंगा। जो मॉडल्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आपको इनके हिंदी मीनिंग कैसे लिखवाऊं मैं? जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका अपना मीनिंग नहीं होता है, मेन वर्ब का मीनिंग होता है, उनके कोई अपने मीनिंग नहीं है। एग्जाम में इस तरीके से आया था। मैंने बोला आई वुड रेदर, वुड को चाहिए V1, वुड रेदर सेमी मॉडल है, टू नहीं आएगा, डायरेक्ट V1 आएगा, ना डाइड आएगा, ना टू डाई आएगा, डाई आएगा। अगला क्वेश्चन है, यू हैड बेटर, हैड बेटर सेमी मॉडल। देखो इन सब में एडजेक्टिव और मॉडल दोनों के गुण हैं। रेदर एडजेक्टिव है, बेटर एडजेक्टिव है, तो हेड बेटर सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल अपने बाद क्या लेता है? V1 लेता है। गो नाउ। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ अब। यू हैड बेटर गो नाउ, भलाई इसी में निकल जाओ तुम यहां से, तुम्हें अब चले जाना चाहिए था, ये मीनिंग है। यू वुड रेदर ड्रंक टी, तो वुड मॉडल, रेदर एडजेक्टिव, तो सेमी मॉडल बन गया। और मॉडल हो, सेमी मॉडल हो, हमेशा अपने बाद V1 लेते हैं, ड्रिंक आएगा। मॉडल हो, सेमी मॉडल हो, अपने बाद V1 लेते हैं। क्या लेते हैं? V1 लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। ही वुड सूनर क्विट हिज जॉब देन वर्कड फॉर दैट मैन। देन लगा है, क्विट V1 है, अगर इधर V1 है तो इधर भी वर्कड नहीं आएगा, वर्क आएगा। तुलना करिए, सेमी मॉडल के द्वारा तुलना की गई है, दो एक्शन में, दोनों एक्शन V1 में ही आएंगे।
वुड यू सूनर ईटेड, वुड यू ईट आएगा। वुड यू सूनर ईट नाउ और लेटर, क्या तुम जल्दी खाओगे बाद में खाओगे, ये है बस, ठीक है। हैड बेटर, बेसिकली हमें क्या होता है, हेड के बाद हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हैड बेटर जो है ये शुड का मीनिंग देता है। कौन सा मीनिंग देता है, शुड का। हैड बेटर मतलब शुड का मीनिंग देता है, हैड बेटर मतलब शुड है, हैड बेटर शुड है। तो यू शुड नॉट अराइव लेट फॉर द इंटरव्यू, यू हैड बेटर नॉट अराइव आएगा, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल अपने बाद क्या लेता है, V1 लेता है, अराइव आएगा। बेयर इन्फिनेटिव लेता है, क्या लेता है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैड बेटर आस्क्ड नहीं आएगा, आस्क आएगा, क्योंकि हैड बेटर का मतलब है शुड, और शुड को बाद वे बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, हेड बेटर को बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, V1 आएगा, ठीक है। फॉर परमिशन मतलब तुम्हें परमिशन मांगनी चाहिए, ये इसका मीनिंग है। वी हैड बेटर के बाद V1 टेक आएगा। अम्ब्रेला, इट लुक्स लाइक रेन, ऐसा लग रहा है बारिश होगी, हमें अम्ब्रेला लेना चाहिए, ये मीनिंग है। चलो मेरे भाई, अंडरस्टूड। इसका नाम इसीलिए वर्ब एडवांस रखा गया है। देखो दो तीन चीजें हैं याद करने की, मैं आपको बताऊं। एक तो नाउन में हमारे 4-5 टेबल है, वो याद करने की है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वो 4-5 रिवीजन करने से हो जाती है, उन्हें बेशक याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलता हूँ जो ऐसे टॉपिक हैं, जो ऐसे चैप्टर है जिनको आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो रोज 20 मिनट देनी होंगी, वो चैप्टर है प्रेपोजिशन प्लस फ्रेजल वर्ब। जितनी भी पीवाई प्रीवियस ईयर में फ्रेजल वर्ब या प्रेपोजिशन आई है वो चार्ट आपके पास होना चाहिए, वो चार्ट मैं आपको दूंगा, मेरी बुक में वो चार्ट है। उसका आपको रोज 20 मिनट रिवीजन करना है, 20 मिनट उनके लिए स्पेशल निकालनी है, इनके लिए रोज स्पेशल 20 मिनट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब कर लेते हैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यहीं कटते हैं। जब आपका ऐसा होगा ना कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपके जो 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे वो या तो प्रेपो से फ्रेजल वर्ब से गलत हो रहे हैं। और दूसरा चैप्टर है वर्ब एडवांस। दूसरा चैप्टर ये है, रोज 10 मिनट्स आपको इसको अलग से देने होंगे एक हफ्ते। पता है होता क्या है, हमें अप्रोच बदलने के, हर हर चैप्टर सेम नहीं होता। अब जैसे कि आप पढ़ो मैथ्स, तो मैथ्स में अगर मैं बात करूं, परसेंटेज इजी चैप्टर है, टाइम एंड वर्क इजी चैप्टर है ना। लेकिन जब बोट एंड स्ट्रीम पे बात आती है तो पहली बार पढ़ते हैं मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल लगा था, बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा मुश्किल लगा था। आपको मैं बात करूं, पार्टनरशिप बड़ा इजी चैप्टर है। अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा इजी है। लेकिन अगर मैंने जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तो मुझे कुछ क्वेश्चन ट्रिकी लगे थे। हर चैप्टर बराबर इजी नहीं होता है। इजी का मतलब वो इजीली समझ में आ रहा है, अब आप जितना जो चैप्टर आपके लिए इजी है उसको भी आप उतना ही टाइम दो, जो टफ है उसको भी उतना ही टाइम दो, फिर बात नहीं बनेगी। जो चैप्टर टफ लग रहा है उसका मतलब वो आपसे ज्यादा टाइम मांग रहा है। टफ का मतलब है वो बोल रहा है मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, वो रूठा हुआ है आपसे। ये ऐसे है कि आपका कोई फ्रेंड है, वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो आपसे रूठा हुआ है, और अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे तो वो आपके फेवर में आएगा या आपसे और ज्यादा नाराज होगा। तो रूठा हुआ चैप्टर का मतलब है आपको उसे ज्यादा टाइम देना है। आपका कोई फ्रेंड है, चाहे मेल है चाहे फीमेल, अगर वो नाराज है रूठा हुआ है तो भाई उसको थोड़ा टाइम दो, तभी तो दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। नाराज चल रहा है रूठा हुआ और उसे टाइम नहीं दोगे आप तो भाई बॉन्डिंग अच्छी बनेगी नहीं। मैं मानता हूं मैंने हर चैप्टर से अपनी बॉन्डिंग बनाई हुई है, तो आपको बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। तो वर्ब एडवांस पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ याद करने की चीजें हैं, जैसे मैंने बताया
अगर भाई मैं अपनी कोई हैबिट बता रहा हूँ, मैं कोई प्रोहिबिशन की बात कर रहा हूँ, वार्निंग की बात कर रहा हूँ, जेरेंड आएगा। मैं पर्पज इंटेंशन बता रहा हूँ, इन्फिनेटिव आएगा। कुछ वर्ब्स है उनके बाद जेरेंड आता है। कुछ वर्ब सर ये मैंने आपको दो तीन बाद में बताई, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव आता है। इन चीजों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जैसे अब मैंने ये बाद में बेयर इन्फिनेटिव पढ़ाया, तो अब ये बात मैं इंग्लिश के थ्रू आपको बाकी सब सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए बता। फ्रेजल वर्ब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक दिन में सब नहीं पढ़ा सकता। अगर आपके पास टाइम है तो मैंने सारी फ्रेजल वर्ब RWSSC चैनल पर नायक बैच में बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पढ़ाई हुई है। अगर टाइम है आपके पास, आपके बाकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपको उन्हें टाइम ज्यादा कब इतना नहीं देना, इंग्लिश को ज्यादा टाइम देने का आपने ठाना है, तब तक आप वहां से कर रहे हैं। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, वोकैब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, तब तक आप वहां से पढ़ सकते हो। जो बोल रहे सर वोकैब अभी करो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, वो तब तक वहां से कर लो, यहाँ तो मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ मैं एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ा सकता हूँ, एक दिन में नहीं पढ़ा सकता हूँ सब कुछ। बस मैं ये बात आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेपो प्लस फ्रेजल वर्ब अगर आपको, हाँ, अगर आपको इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन करने हैं, तो इनको रोज 20 मिनट देनी पड़ेगी। प्रेपोजिशन प्लस फ्रेजल वर्ब को रोज 20 मिनट देनी ही देनी पड़ेंगी। आप एक चीज देखो, मैथ 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन आते हैं। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ में, मैथ को आप कितना टाइम देते हो? आप मैथ पढ़ रहे हो रोज 2 क्लास, आप मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक लगा रहे हो। अगर आप इंग्लिश को इतना टाइम देने लग गए, बताओ, आपके इस एग्जाम में आपकी जो वफादार है वो रीजनिंग है। अगर वो भी वफादार नहीं है तो आप भूल जाना, आपका सिलेक्शन भी होगा। इंग्लिश में 90% से कम मार्क्स लाने पर पाप मिलते हैं। 90% मार्क्स, सॉरी, रीजनिंग में 90% मार्क्स आने कंपलसरी हैं। अगर उससे कम आपके मार्क्स आ रहे हैं, 90% से कम, तो आप सिलेक्शन डिजर्व नहीं करते हो, आप पापी हो, पापी हो आप, है ना। 90% से कम नहीं होनी चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कम से कम 25 में से 23 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और 23 करके खुश मत होना, 22 करके खुश मत होना, 23 करके हो लेना। अगर आप 25 में से 22 क्वेश्चन रीजनिंग में करते हो और आप खुश हो रहे हो मैंने 22 किए, लानत है तुम पर। ठीक है, 22 बस चल जाएगा, बस इतनी बात है, वरना मिनिमम 23 क्वेश्चन होने चाहिए, वरना 24 या 25 होने चाहिए। और रीजनिंग कोई ऐसा टॉपिक नहीं, क्योंकि मैंने बोला है, मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, बात करते हैं, जैसे वो, सर ये पढ़ाई करनी है, मैथ वीक है, और मैंने कहा इंग्लिश अच्छी है, नहीं सर इंग्लिश भी वीक है। जीएस तो अच्छी होगी, नहीं सर जीएस भी वीक है। तुम्हारा अच्छा क्या है? सर रीजनिंग बहुत अच्छी है मेरी। सर रीजनिंग में मेरे स्कोर ना 80% प्लस, मैं 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे ही कर देता हूँ या कर देती हूँ। कि अगर तुम ऑफलाइन होते तुम्हारा थप्पड़ पड़ता है यहीं। मतलब रीजनिंग में तुम स्कोर करके खुश हो रहे हो, मैं रीजनिंग में, रीजनिंग सब करते हैं, सब सब रीजनिंग करते हैं। सिलेक्शन रीजनिंग नहीं दिला सकती, रीजनिंग सिलेक्शन से बाहर जरूर कर सकती है। अगर रीजनिंग में भी कम क्वेश्चन आए, सिलेक्शन नहीं होगा। रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दिया, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी। और सिलेक्शन से बाहर होने के लिए सिर्फ रीजनिंग में खराब स्कोर कर दो, बाहर हो जाएगा सिलेक्शन से आप, ठीक है। और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको, अगर अच्छा स्कोर करना है, तो आपको प्रेपो फ्रेजल वर्ब को रोज 20 मिनट देनी होंगी। जिनके पास बुक है वो बुक पढ़ ले। बाकी मैं वर्ब एडवांस के बाद आप लोगों को प्रेपोजिशन ही पढ़ाऊंगा पहले। मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाद में पढ़ाऊंगा, पहले प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, और 10 मिनट वर्ब एडवांस को तो एक वीक ही देना है बस, कुछ दिन दोगे हो जाएगा, ठीक है। एक है लेट बिड मेट, ये कॉजेटिव वर्ब्स में आता है, ये अपने बात बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं एक्टिव वॉइस में। लेट बिड मेट, लेट बिड मेड जो है अपने बाद क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। सी मेड मी टू लॉफ नहीं होगा, लाफ आएगा, V1। फिर इन्फिनेटिव लेते हैं, ये मैंने आपको वॉइस में भी पढ़ाया है, पहले भी पढ़ा है। बताओ,
ओके, द बॉस मेड हिम टू वर्क नहीं आएगा, वर्क आएगा V1। लेट बिड मेड के बाद डायरेक्ट V1 आता है। पॉजिटिव वर्ब्स है ये, इनके बाद V1 आता है। इन पॉजिटिव वर्ब्स मतलब क्या है, इन्होंने एक्शन नहीं किया, इन्होंने एक्शन किसी और से कराया है, किसी और से कराया है, ये इसका मीनिंग है। सी मेक्स हर टू किड्स डू देयर होमवर्क बिफोर डिनर। सी मेक्स हर किड्स है ये, सी मेक्स हर किड डू आएगा। ये क्या होता है, लेट बिड मेक ऑब्जेक्ट प्लस V1 आता है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस V1 आता है, और ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव में भी पढ़ाया था। ठीक है, हाँ जी, सॉरी, मतलब वो नरेशन पढ़ाऊंगा मैं बाद में, ये वॉइस में मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर प्रेपो पढ़ाऊंगा, प्रेपो के बाद फिर नरेशन पढ़ाऊंगा, और फिर आर्टिकल, और फिर कंजंक्शन, सुपरफ्लुअस पढ़ा दूंगा फिर। चलो, सी लेट मी टू गो नहीं होता, लेट मी गो होता है। माई पेरेंट्स लेट मी टू स्टे नहीं आएगा, लेट मी स्टे आएगा। डोंट लेट द डॉग टू एंटर नहीं आएगा, एंटर आएगा, इजी है। लेट बिड मेक के बाद डायरेक्ट V1 आता है, लेट बिड मेक के बाद डायरेक्ट V1 आता है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन ले लीजिए। ही बेड मी टू लीव द रूम नहीं आएगा, ही बेड मी टू लीव नहीं, बेड में लीव आएगा, डायरेक्ट बेर इन्फिनेटिव। द ओल्ड मैन बेड हिम टू, बेड हिज सन्स आएगा, टू हिज टू, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। बेड हिज सन्स V1। लेट बिड मेक ऑब्जेक्ट प्लस V1, ऑब्जेक्ट प्लस V1, ऑब्जेक्ट प्लस V1 आता है। आई बेड हिम टू गुड बाय नहीं आएगा, आई बेड हिम गुड बाय आएगा। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब ये वो चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये मेरी सेंसरी वर्ब्स हैं। अगर आपको याद हो, ये मैं आपको एडवर्ब में पढ़ा चुका हूं, और एडवांस में इनका सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। ये वर्ब्स हमारी किसको दिखाती हैं, परसेप्शन को दिखाती है, एक्शन को नहीं दिखाती हैं। हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई वर्ब है। सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है। सेंसरी वर्ब अपने बाद क्या लेती हैं, एडजेक्टिव लेती है। वर्ब अपने बाद एडवर्ब लेती है, ये अपने बाद एडजेक्टिव लेती है। ये अपने बाद क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है। आपको याद हो, मैंने आपको ये एडवर्ब में पढ़ाया है, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। सी लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स के बाद ब्यूटीफुल ही आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। लुक्स ब्यूटीफुल, हाँ। फील सी वॉच, ये सब होता है। बिल्कुल, मैंने बेयर इन्फिनेटिव बताए थे। एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट V1, पैसिव वॉइस में फिर मैंने आपको बताया था अपने बाद V3 ले रहा था। द फूड टेस्टिस डिलीशियसली नहीं आएगा, द फूड टेस्टिस, टेस्टिस क्या है मेरे भाई, मेरी सेंसरी वर्ब है, SV है। ये अपने बाद एडवर्ब नहीं लेती है, एडजेक्टिव लेंगी। डिलीशियसली नहीं आएगा, डिलीशियस आएगा, डिलीशियस। अंडरस्टूड, ओके, ठीक है। द फ्लावर स्मेल स्वीटली नहीं आएगा, स्वीट आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव में LY लगने से एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। बोलो, पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, बताओ मुझे। पढ़ाया है ना, चलो आगे बढ़ जाता हूं। सी लुक्स टायर्डली, लुक क्या है मेरे भाई, लुक हमारी इंद्रियों से संबंधित वर्ब है, और ये अपने बाद एडजेक्टिव लेती है। टायर्डली नहीं आएगी, टायर्ड आएगा, टायर्ड आएगा। फील्स हैप्पीली नहीं आएगा, फील हैप्पी आएगा। द म्यूजिक साउंड्स ब्यूटीफुली नहीं आएगा, ब्यूटीफुल आएगा। साउंड्स क्या है, म्यूजिक मतलब लग रहा है सुनने में ऐसा, ब्यूटीफुल आएगा। वर्ब अपने बाद एडजेक्ट एडवर्ब लेती है, लेकिन ये सेंसरी वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेती है। चलो,
जितना मैंने पढ़ाया अभी उसका थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, ठीक है। द सूप टेस्टिस क्या आ जाएगा? वेरी डिलीशियसली भी नहीं आएगा। एल वाई एडवर्ब है, एडवर्ब तो आएगा ही नहीं, एडवर्ब तो आएगा ही नहीं, एडवर्ब तो आएगा ही नहीं, तो तीनों गलत है, डिलीशियस आ जाएगा, ठीक है। सी लुक्स इन दिस ड्रेस, लुक्स को एडजेक्टिव चाहिए, ब्यूटी नाउन है, ये नहीं आएगा। ब्यूटीफाई वर्ब है, ये नहीं आएगा। ब्यूटीफुली एडवर्ब है, ये नहीं आएगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये आएगा। ब्यूटी नाउन, नाउन में फुल लगाने से एडजेक्टिव बनता है, नाउन में फुल लगाओ एडजेक्टिव बन जाएगा, फुल में एडजेक्टिव में एलवाई लगाओ एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर ही करा है, स्वीट आएगा, नाउन है। स्वीटली नहीं होता है, स्वीटली नाम का कोई वर्ड नहीं, स्वीटली एडवर्ब जाएगा, स्वीटरली नहीं होता कोई वर्ड, स्वीटली एडवर्ब है, ठीक है। आई फेल्ट टायर्ड आ जाएगा, ऊपर करा दिए ये। कुछ और क्वेश्चंस थे मिक्स। द बेबी साउंड हैप्पी, साउंड्स को चाहिए एडजेक्टिव, हैप्पीली एडवर्ब है, इसलिए गलत है। नेस नाउन है, इसलिए गलत है। हैप्पियरली नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। नेस NESSOUS ये वाले वर्ड, ITY ये वाले वर्ड, ये क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नहीं, नेस और ये OUS वाला एडजेक्टिव होता है, ये वाले नाउन होते हैं। नाउन का वो तो मैंने दिया है ना आपको, प्रीफिक्स सफिक्स करके, वरना एक क्लास में मुझे वो भी बताना है कि कैसे पहचानेंगे। दिस मिल्क स्मेल्स बैड आएगा। वर्सन एडजेक्टिव में ईएन लगने से वो वर्ब बन जाता है, ये तो वर्ब है। वर्स्टली वर्ड नहीं है, बैडली एडवर्ब है, बैड एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव है। अब हमारा बचता है पार्टिसिपल। आप लोगों का दिमाग रेडी है? पार्टिसिपल भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आप लोगों का दिमाग रेडी है उसे पढ़ने के लिए? आज के लिए इतना ही करें, क्योंकि मुझे लगा आप लोग आज थोड़ा सा कंफ्यूज, मतलब तुम्हारे दिमाग की जो पावर है ना वो इंग्लिश में कम है, थोड़ी पावर इंग्लिश में कम है, तो उससे बढ़िया यूज ऑफ हैव हेड पढ़ ले, क्योंकि पार्टिसिपल फिर मैं आपको कल पढ़ा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि आप ना पार्टिसिपल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यूज ऑफ हैव हेड देख लो। हाँ जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे पता है ना। ये होती है पहचान, मैं अपने स्टूडेंट्स को कितने अच्छे से जानता हूँ। ये इजी है। पार्टिसिपल आज नहीं पढ़ा रहा, कल पढ़ाऊंगा। आज यूज ऑफ हैव हेड देख लो। ये हेल्पिंग वर्ब होगी, जब जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तब इसके बाद V3 आएगी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जब ये मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब है तो 5 रूप होंगे, हर मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। जी, हाँ जी, सिन्हा जी ठीक बोल रहे हो, हम थके हुए हैं। थके हुए होते तो मैं क्लास बंद कर रहा होता। मैं क्लास बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं पढ़ा रहा, ये कल पढ़ाऊंगा। कल कल भी मुझे तुम्हारा दिमाग खराब करना है, थोड़ा सा आज किया, थोड़ा सा कल करूंगा खराब। मैं यूज ऑफ हैज हेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, उसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं होती है। अगर मेन वर्ब है उसके अपने मीनिंग होते हैं, अपनी 5 फॉर्म भी होती हैं। तो अगर ये मेन वर्ब है तो इसकी 5 फॉर्म है। V1 है, जैसे V1 होती है गो,
V2 हेड है जैसे V2 होती है वेंट। V3 भी हेड है जैसे V3 गॉन होती है। V4 है हैविंग जैसे हमारी गोइंग होती है। और V5 है हैज जैसे हमारी गोज होती है। अब गो का मीनिंग है जाना। क्या मीनिंग है? गो मतलब जाना, या गोइंग टू का मतलब होता है करने वाले हो। गो का मतलब है जाना। तो हैव के क्या मीनिंग होंगे? हैव के हो गए 4 मीनिंग। जब हैव हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद V3 आता है। दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, तो द हैव के बाद V3 आया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब ये मेन वर्ब है तो इसके 5 मीनिंग होंगे। हैव मतलब खाना, हैव मतलब खाना, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, ईट मतलब खाना है। मैं इसकी 5 फॉर्म लिख रहा हूं। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। किसी को कोई एतराज? ईट मतलब खाना, खाने के वर्ब की 5 फॉर्म होंगी, V1 V2 V3 V4 V5। हर मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है। तो जहां ईट की जरूरत पड़ेगी वहां मैं V1 पड़ेगी, मैं हैव ले लूंगा, ले सकता हूं। जहां मुझे एट लगाना है मैं V2 हैड लिख सकता हूं। जहां मुझे ईटन लिखना है मैं V3 हैड लिख सकता हूं। जहां मुझे V4 लिखना है मैं ईटिंग हैविंग लिख सकता हूं। और जहां मुझे V5 लिखना है मैं ईट्स की जगह हैज लिख सकता हूं। मैं कोई एतराज है इस बात से? तुम्हें मेरी इस बात से कोई एतराज है? बस मुझे इतना बता दो। मैं ईट लिखूं, मैं हैव लिखूं, मैं एट लिखूं, मैं हैड लिखूं, मैं ईटन लिखूं, मैं हैड लिखूं, मैं ईटिंग लिखूं, मैं हैविंग लिखूं, या मैं ईट्स लिखूं, मैं हैज लिखूं, मेरी मर्जी। दोनों का सेम मीनिंग। सेम हैव का मतलब होता है ड्रिंक पीना। सेम हैव का मतलब होता है टाइम को स्पेंड करना। और सेम हैव का मतलब होता है ओन या पजेस करना। ओन या पजेस, मालिकाना हक होना। अब जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला आई एट पपाया। मैं पपाया खा के आया हूं भाई, मैं पपीता खा के आया हूं आपको पढ़ाने। तो आई एट पपाया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आई एट पपाया। मेरा मन तो नहीं कर रहा मैं एट लिखूं, मैं तो लिख रहा हूं इसे आई। भाई मैं ईट की जगह हैव लिख सकता हूं। ईट V1 तो है V1। ईट की सेकंड फॉर्म V2 है एट, तो हैव की सेकंड फॉर्म होता है हैड। मैं आई हैड पपाया लिखूं तो मैं कोई एतराज है? तुम्हें कोई एतराज है? दोनों का सेम मीनिंग है। आई एट पपाया मतलब आई हैड पपाया, दोनों का सेम मीनिंग है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? मैंने बोला आई स्पेंट गुड टाइम विद यू। तुम्हारे साथ अच्छा समय बीता, तुम्हारे साथ समय बिताकर अच्छा लगा, ये मीनिंग है। अब मेरे भाई मैं इसे ये लिख दूं, स्पेंड स्पेंट स्पेंट ये V2 है। मैं आई हैड गुड टाइम विद यू लिख दूं, तुम्हें कोई एतराज है? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? बताओ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? गुड टाइम को मैं स्पेंड लिखूं, है क्या ये सिंपल इंग्लिश है? ये थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश हो जाती है, थोड़ी सी एडवांस इंग्लिश हो जाती है। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें आपको, जहां मेरे को सिंपल इंग्लिश में ईट बोलूंगा, थोड़ा एडवांस में मैं हैव हैड का यूज कर लूंगा। सिंपल इंग्लिश में ड्रिंक का यूज करते हैं, एडवांस में हैव हैड का यूज कर लेते हैं। सिंपल इंग्लिश में टाइम को स्पेंड करने का वर्ब यूज कर लेते हैं टाइम के लिए, एडवांस में हैव हैड का यूज कर लेते हैं। सिंपल इंग्लिश में ओन पजेस का यूज कर लेते हैं, एडवांस में हैव हैड का यूज कर लेते हैं। ये एक्शन वर्ब है, एक्शन।
ये भी एक्शन वर्ब है। जब जब एक्शन वर्ब है हैविंग आ सकता है, क्योंकि एक्शन वर्ब में आईएनजी लग सकती है, एक्शन वर्ब में आईएनजी लग सकती है। ये मेरे भाई एक्शन वर्ब नहीं है, स्टेट वर्ब है ये। आपके पास या तो कोई चीज है या नहीं है। स्टेट वर्ब में आईएनजी नहीं हो सकती, ओइंग नहीं हो सकता, पजेसिंग नहीं हो सकता, तो हैविंग भी नहीं हो सकता। तो हैव में आईएनजी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। कब कब नहीं आ सकती? जब वो क्या है, पजेसिव का काम कर। स्पेंड एक्शन वर्ब आईएनजी आ सकती है। डोंट मेक नॉइज, यू आर ऑर्डर्ड टू मेक नॉइज, यू आर ऑर्डर्ड टू मेक नॉइज, यू आर फॉरबिडन टू मेक नॉइज। इसमें क्या इतना इजी है भाई, ऑप्शन पे पता चलेगा। और चार जो ऑप्शन है उसमें से बेस्ट चूज करना पड़ेगा। चलो हम देखते हैं। आई हैड माई डिनर एट 10 PM या आई एट माई डिनर। हैड मतलब V2, यहाँ हैड का मतलब देखो। अब आपको पता कैसे चलेगा मीनिंग क्या है? 10 बजे तुमने डिनर को रखा नहीं, तुमने डिनर पिया नहीं, तुमने डिनर पर टाइम स्पेंड करा नहीं, तुमने डिनर को खाया। तो आई हैड माई डिनर, यहाँ डिनर का अगर मीनिंग है तो हैड का मतलब है 8। ठीक है। सी हैज अ कैट, अब वो कैट खा रही है, वह बिल्ली खाती है, ये तो मीनिंग नहीं हो सकता। वह बिल्ली कोई समय तो है नहीं जिसे स्पेंड करेगी, ये भी नहीं हो सकता। और वह बिल्ली को पिएगी, ये भी नहीं हो सकता। यहां बिल्ली का मीनिंग है वो बिल्ली को रखती, उसके पास एक बिल्ली है, वो बिल्ली की मालिक है। तो यहां इसका मीनिंग है सी पजेसेस आ कैट, ये इसका मीनिंग। बिल्ली को वो ओन पजेस करेगी। अंडरस्टूड मेरे भाई? आई बात समझन में? ठीक है, समझे? ये आई है। आई हैव अ ग्रेट फैमिली, तो यहाँ आई हैव का मतलब है आई ओन पजेस, मेरे मतलब मेरे पास एक ग्रेट फैमिली है। माई फैमिली हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट समर, माई फैमिली स्पेंट अ ग्रेट टाइम। स्पेंट। माई फ्रेंड हैज हैड अ बॉटल ऑफ अल्कोहल। अब मुझे बताओ ये सही है ये गलत है? क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं वही आपको बताने वाला हूं। बताओ ये सही है या गलत है? क्वेश्चन ऐसे आते हैं। दो हैज हैव हैड एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। माई फ्रेंड, कितने दोस्त हैं? एक। ये है हैज हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड है मेन वर्ब, V3। अ बोतल ऑफ अल्कोहल, सेंटेंस बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। बताओ। मैं बोलना चाह रहा हूं, देखना। अभी तुम देखना तुम्हारी आंखें कैसे खुलेंगी। मैं बोलना चाह रहा था माई फ्रेंड हैज ड्रंक आ बोतल ऑफ एल्कोहल। गंगाधरी शक्तिमान है, तुम्हें मैंने बता दी, फिर भी तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये इशू है, ये इशू है। माई फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर वर्ब ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, हैज हैव हैड के बाद V3 या बॉटल ऑफ अल्कोहल। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसमें आप बोलो नहीं जी हेड कर दो, गलत है। क्यों गलत है भाई? माई फ्रेंड सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव हैड को चाहिए V3, तो हैड ये V3 है। अब बोतल ऑफ अल्कोहल को, अल्कोहल की बोतल है वो पिएगा, पिएगा ना, तो यहाँ हेड का मतलब ड्रंक है। माई फ्रेंड हैज हैड बोलूं ड्रंक बोलूं? सिंपल इंग्लिश में माई फ्रेंड हैज ड्रंक, मॉडर्न इंग्लिश में माई फ्रेंड हैज हैड। बताओ मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो क्वेश्चन यहां से इस तरीके से आते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मुझे बताना कौन कौन सा ठीक है।
हैव, हैव, हैड, 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 हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। आपके सामने 9 पॉइंट लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। बताओ इन 9 पॉइंट में से कौन से पॉइंट सही हैं? कौन से पॉइंट सही हैं? बताओ 9 पॉइंट में से कौन से पॉइंट सही है? हैज हैव हैड एक साथ दो आ सकते हैं या नहीं आ सकते? दो आ सकते हैं तो किस रूप में आ सकते हैं? हैज हैड आ सकता है, हैज हैव आ सकता है, क्या हैज हैड आ सकता है? हैव हैज आ सकता है, हैव आ सकता है, हैव हैड आ सकता है, हैड हैज आ सकता है, हैड हैव आ सकता है, या हैड हैड आ सकता है? बताओ। अरे वाह अंचल, पंकज, बहुत गजब। दिमाग तो है भाई तुम में, दिमाग तो बहुत है, इस्तेमाल ही नहीं करते हो तुम। इससे ये बात प्रूफ होती है। वरुण शर्मा, बहुत शानदार मेरे शेर, बहुत शानदार। शिवानी जायसवाल जी, बहुत शानदार गुड़िया। विशाल, नितिन, चक दे फट्टे। महानंद जी, बहुत बढ़िया। और प्रिया सिंह, गुड़िया बहुत शानदार। अब मैं बताता हूँ। जब जब अब बाकी उन सब के लिए भी ये वर्ड्स हैं, शाबाशी हैं, जिनके भी ये सही होने वाले आंसर। जब देखो दो हैज हैव हैड एक साथ आ सकते हैं, कब कब आ सकते हैं? पहला वाला हेल्पिंग वर्ब बनेगा, दूसरा वाला मेन वर्ब बनेगा। एक ने लिखा ऑल करेक्ट। मेरे भाई तुम्हारा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो जमीन में धसी हुई है। धरातल पर भी नहीं है, अंदर है, बेसमेंट के अंदर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ऑल करेक्ट। बाला साहब राठौर जी, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी जमीन के अंदर धस गई है, उसे बाहर निकालो। तुम्हारा दिमाग यहाँ है, तो दिल मतलब तुम फिजिकली यहाँ हो, दिमाग तुम्हारे यहाँ है ही नहीं। देखो जब जब दो हैज हैव हैड आएंगे तो ये बात अंडरस्टूड है, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है। इस बात से तुम्हें कोई एतराज है कि सर जी ये वाला 100%, ये वाला 100% हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला 100% हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला 101% हेल्पिंग वर्ब है, पहला वाला। मत मानो तुम, तुम्हारी गलती है। बात तो यही है, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। तो मतलब ये मेन वर्ब है, ये वाले बाद वाले मेन वर्ब है या नहीं है? कहो हाँ, कहो हाँ है। और तुम्हें पता है मेरे भाई, तुम्हें एक बात पता है, अगर हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वी थ्री आ सकती है। जब है हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब, जब जब ये हेल्पिंग वर्ब हैं तो ये अपने बाद सिर्फ और सिर्फ वी थ्री लेते हैं बस। ना वी वन ले सकते हैं और ना वी फाइव ले सकते हैं। ये तो वी फाइव है, आ ही नहीं सकती। ये वी वन है, आ ही नहीं सकती। ये या तो वी टू है या वी थ्री है, बिल्कुल आ सकती है। ये अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में तो वी थ्री आवे, ये तो वी थ्री है ही नहीं, वी थ्री आवे, ये तो वी थ्री है ही नहीं, ये ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में तो वी थ्री आवे, ये तो वी फाइव है, ये तो वी वन है, वी थ्री है।
तो हमारा सही आंसर था 3, 6। तो हैज़ हैड अगर एक साथ आएंगे तो बाद वाला हेड होना चाहिए, कंपलसरी है ये। यहां से क्वेश्चन पूछे गए, ये समझाने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। चलो मैं ये आपको फिर बताता हूँ, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चन कैसे हैं? आई हैड हैव माई लंच एट 2 PM। क्वेश्चन ऐसे मान के देखो, क्यों गलत है? क्वेश्चन मान के देखो। आप बोलोगे जी सर जी क्वेश्चन इसलिए गलत है, आई सब्जेक्ट हैड, हेल्पिंग, इसका मीनिंग है आई हैड लंच को ईटन करोगे, माई लंच एट 2 PM। आई हैड ईटन माई लंच एट 2 PM। ठीक है, आई हैड ईटन माई लंच एट 2 PM। तो पहले वाला हेड है और दूसरे वाले हेड का मीनिंग है ईटन। पहले वाला तो हेल्पिंग हुआ भी है। चलो, तो यहां से क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। आ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, बताना। इफ आई हैड हर फोन नंबर आई वुड हैव रंग हर, रिंग रैंग रंग हर, कि अगर मेरे पास उसका नंबर होता मैं तो उसे कॉल कर लेता। ये सेंटेंस बताओ कहाँ पे गलत है? बताओ मेरे। कंडीशनल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, कंडीशनल पे आ गए समझाने के लिए। मैंने बोला इफ वाली क्लॉज में मॉडल नहीं आता है, बहुत बढ़िया, आई सब्जेक्ट है, हायर्ड क्या है यहाँ पर? ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। आप बोलोगे ये वाला हेड यहाँ पर मेन वर्ब है, अकेला है तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो V2 है, और मेन वर्ब है तो इसके 5 नाम होंगे। फोन नंबर को ना तो तुम ईट करोगे, ना तुम ड्रिंक करोगे, फोन नंबर को ना तुम स्पेंड टाइम करोगे। अब यहां पे तुम्हारा फोन नंबर का मतलब है अगर मेरे पास उसका फोन नंबर होता, अगर मैं उसका फोन नंबर रखता। यहाँ फोन नंबर का मतलब है अगर आई हैड हर फोन नंबर, अगर मेरे पास उसका फोन नंबर होता। पजेस से मीनिंग है इधर V2 है, अगर इफ वाली क्लॉज में V2 है, अगर इफ वाली क्लॉज में V2 है तो बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 आएगा, तो वुड रिंग आएगा। अब समझ में आया आपको ये बात, वहां जो मैं आपको बता रहा था, अब समझ में आई? मेन वर्ब है तो V2, और सेंटेंस कौन सा है? जैसे मैंने आपसे बोला, एक मेरे को बताना, सेंटेंस की पहचान बताना, ये सेंटेंस कौन सा है? आई हैड मैनी फ्रेंड्स। बताओ कौन सा सेंटेंस है? बताओ कौन सा सेंटेंस है? आप बोलोगे सर जी अगर हेड अकेला आया है तो इसका मतलब ये V2 है, मेन वर्ब है तो V2 है, क्योंकि या तो हेड V2 होता है या V3 होता है। V3 हेल्पिंग वर्ब के बिना आती नहीं है, इसका मतलब V2 है। V2 वाला सेंटेंस होता कौन सा है? पास्ट एंड डेफिनेट। यही मुझे बता दो, आई हैव मैनी फ्रेंड्स कौन सा है? बताओ ये कौन सा है? आप बोलोगे आई सब्जेक्ट मैनी फ्रेंड्स है, हैव मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो V1 है। V1 वाला सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। चीजों को समझो थोड़ा सा, ठीक है? ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब जैसे आप कंडीशनल 2 का 3 का रिवीजन करोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब तो होता क्या है, ये इंग्लिश बहुत ज्यादा ना मतलब कड़ी जुड़ी हुई है, एक दिन में सारी नहीं पढ़ाई जा सकती। इसलिए बोलता हूँ पहले कितना भी समझ आ रहा है पहले उतना पढ़ लो, जब रिवीजन आप खुद से करोगे तो, जब रिवीजन के टाइम आप एक बार सारा पढ़ चुके हो, जब रिवीजन करोगे तब दूसरी दोबारा टाइम में आपको चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ी,
जिस भी टीचर से पढ़ी, जिस भी बुक से पढ़ी, टीचर ने, मैं टीचर की गलती नहीं है, क्लासेस अगर आपको मान के चलो मुझे आपको ऑफलाइन में 1.5 घंटे की 40 क्लास में इंग्लिश खत्म करवानी हो विद वोकैब, तो मैं कितना पढ़ा पाऊंगा? टीचर की गलती नहीं है, मुझे ऑफलाइन आपको पढ़ाना है और 60 क्लास देनी है। 60 क्लास में मुझे वोकैब भी करानी है, मुझे ग्रामर भी करानी है और मुझे आपको कॉम्प्रीहेंशन भी कराना है। कितना पढ़ा पाऊंगा? टारगेट दे दिया सिर्फ 60 क्लास मिलेंगे तुम्हें 1.5 घंटे की, है ना? तो टीचर की गलती नहीं थी, हमें ऐसा ही पढ़ाया गया था। बुक वुक से हमने जब पढ़ा तो पहली बार पढ़ के पूरा लगभग 50% डाउट्स क्लियर हुए थे इंग्लिश के। दूसरी बार रिवीजन किया तो एकदम से 70% क्लियर हुए। तीसरी बार रिवीजन किया 80% क्लियर हुए। चौथी बार किया तो 85%, पांचवी बार किया 90%। हो सकता है आज भी हमें 90% ही ग्रामर आती हो, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है और लैंग्वेज में आप कभी भी परफेक्ट 100% हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। मैं आज भी मैं बोलूँ मेरे को 100% ग्रामर आती है, फेंक रहा हूँ, मैं फेंकू टीचर हूँ। कोई और बोल रहा है फेंकू टीचर है, फेंक रहा है। पर आप लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो सकते। कोई हिंदी का टीचर बोला मुझे पूरी हिंदी आवे, झूठ बोल रहा है, घमंडी है। तो मैं आज भी ग्रामर सीख रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी पर डे थोड़ी थोड़ी सीखता हूँ, है ना? 100% नहीं हो सकता, मरते दम तक मैं 100% ग्रामर में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आज कंटेंट इतना ही, अब हम कल पढ़ेंगे। अब आपको इससे अलग कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन समझ नहीं आता, जब आप ग्रामर कर लोगे कंप्लीट, वोकैब आप कर लोगे, फिर रीडिंग आप 15-20 दिन 1 महीने रीडिंग आप करोगे, धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंशन बनेगा। कॉम्प्रिहेंशन बाई प्रोडक्ट होता है। कैसे बाई प्रोडक्ट? जैसे आपने देखा होगा पौधा होता है, वो जमीन से ऑक्सीजन आपका जल लेता है और सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाई प्रोडक्ट भोजन अपना भोजन बनाता है, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है। वो ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए खाना नहीं बनाता, वो खाना बनाता है खुद के लिए, ऑक्सीजन अपने आप निकलती है। कॉम्प्रिहेंशन बाई प्रोडक्ट है। आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी वोकैब पर कमांड है, तो कॉम्प्रिहेंशन अपने आप आएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक होता है, देखो प्रैक्टिस करना और अपने आप आने में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक रूल है, समझा दिया, पॉइंट बता दिए, रूल समझा दिए, वोकैब की ट्रिक बता दी। कॉम्प्रिहेंशन ना तो कोई रूल है ना कोई वोकैब ट्रिक है। कॉम्प्रिहेंशन आपको प्रैक्टिस से बाई प्रोडक्ट अपने आप निकलेगी। ठीक है, चलो। प्रेपो फ्रेज मैंने बोला ना, जब आप इंग्लिश में 80% स्कोर करना शुरू कर दोगे तो आपके क्वेश्चन गलत फ्रेजल वर्ब और प्रेपो में होंगे। मेरे होते थे, मतलब जिस रास्ते पे मैं चला हूं आपको मैं वो रास्ता बताता रहा हूं, वो रास्ता। क्या बात है भाई, आज कोई शायरी नहीं, आज कोई शायरी नहीं, आज आपका अलग से कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। भाई मैंने बताया था, भाई ऑप्शन, चारों ऑप्शन बताओ, मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बता दूंगा। लेट नो नॉइज बी मेड हो सकता है, लेट नॉइज नॉट बी मेड, भाई वो ऑप्शन ऐसा नहीं है। आप मेरे को क्वेश्चन भेजो प्रीवियस ईयर। चलो, आप मेरे को चारों ऑप्शन के साथ भेजो, फिर मैं बताऊंगा चारों ऑप्शन में ये बेस्ट है। ऐसे थोड़ी ना होता है आप अपने माइंड से बनाने लगो। तो लेट नॉइज नॉट बी मेड ये भी ठीक है, ओपनड कैसे हो जाएगा नॉइज नॉट बी ओपन? नहीं, आप गलत ही सेंटेंस लिख रहे हो। चलो, फिक्स प्रेपोजिशन की जब मैं प्रेपो पढ़ाऊंगा तब लिस्ट दूंगा, बुक में ऑलरेडी है, बुक आपके पास है, बुक आप ओपन करके देख लो। फिक्स्ड प्रेपो और फ्रेजल वो बुक में ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। ठीक है, चलो मिलते हैं मेरे भाई आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, कोई गलती हुई हो उसे माफ करना। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।